बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर लेकर आए हैं आपके लिए प्रोग्राम स्पोर्ट्स वन का ये स्पेशल सेगमेंट है जो टेस्ट मैच के पूरे रोज़ जब तक टेस्ट मैच ख़त्म नहीं हो जाता हम भी आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। मेरा भरपूर पैनल भी आपके सामने होगा। आज के मैच में क्या हुआ, आज के रोज़ पाकिस्तान ने बना लिए 409 रन और पाकिस्तान अब भी 42 रन के खसारे में, क्योंकि 449 रन बनाए थे न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली इनिंग में। सऊद शकील ने 124 रन बनाए हैं और वो अभी तक नॉट आउट हैं, उनके साथ एक ही विकेट अब बाकी है। और उसके अलावा सरफराज अहमद ने 78 रन बनाए, 83 रन बनाए, इमामुल हक ने 41 रन बनाए। उसके अलावा जो एक और बैट्समैन है हमारे, उन्होंने 41 रन बनाए, आगाज़ सलमान ने। तो इस तरह से पाकिस्तान ने रन बनाए, लेकिन पाकिस्तान की रन औसत करीब करीब ही थी जो न्यूजीलैंड की रन औसत थी, 3 अशारिया कुछ रन औसत थी। लेकिन कुछ कहीं पर ऐसा नज़र आया कि शायद पाकिस्तान थोड़ा सा स्लो खेला, लेकिन ये मामला भी है। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जैसे हमने कहा कि हर घंटे में सूरत हाल तब्दील होती है, बिल्कुल ऐसे ही आज भी हुआ। और उन्होंने पिछले रीजन्स के जितने भी नुमाइंदगान थे, जितने भी कोचेज़ अटैच थे, जितने भी एनालिस्ट थे, जितने भी उनके साथ ट्रेनर्स थे, उनको फारिग आज कर दिया। लेटर्स सबको मिल गए। कल पंजाब में लेटर्स जारी हो गए थे, केपी में लेटर्स जारी हो गए थे, कोयटा में हो गए थे, आज कराची के लोगों को भी खतूत मिल गए हैं। उस हवाले से भी अपडेट हम आपको देंगे। और उसके अलावा इंज़मामुल हक, पाकिस्तान के साबिक कप्तान और साबिक चीफ सेलेक्टर, ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लाहौर में। उनका क्या कहना था, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरा पैनल आपके सामने है। मलिक खुर्रम शहजाद साहब ने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है। ये स्पेशल असिस्टेंट हैं जो पीएम के SAPM स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम, उनके ये फोकल पर्सन है ऑन स्पोर्ट्स। मलिक खुर्रम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आवाज़ आ रही है आपको? अस्सलाम आसिफ भाई, वंस अगेन थैंक्स फॉर कॉलिंग ऑन योर शो। और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको मेरा सलाम कीजिएगा। उसके अलावा लाहौर स्टूडियो से एजाज शेख साहब मौजूद हैं, न्यूज़ वन के सीनियर रिपोर्टर हैं। उसके अलावा जो खेलों के जो भी मामलात होते हैं क्रिकेट के अलावा भी, उस पर भी बड़ी गहरी नज़र एजाज शेख की होती है। और आज इनके पास भी लाहौर में होने वाले वाक़यात के हवाले से काफ़ी ख़बरें मौजूद हैं। एजाज शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुशामदेद। शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम। और आज सूट वूट पे बैठे हैं एजाज भाई, तो मेरे पास जो है ना बदील ज़मा है, जिस तरह मैं बगैर सूट बगैर जैकेट के बैठा हूँ, वो भी इस तरह बगैर जैकेट के, क्योंकि हम कराची में हैं। कराची स्टूडियो में मेरे साथ हैं बदील ज़मा, सीनियर रिपोर्टर हैं न्यूज़ वन टीवी के, और बहुत अच्छी इनकी भी नज़र है खेलों की तमाम ही मामलात पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? आए नहीं आप? कहाँ नहीं आए? वादा करके आप मुकर गए। अच्छा, तो वादा, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। एक और शख्स से मैंने वादा किया था आज, वो भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पे है। अच्छा, उबैद अवान साहब मेरे साथ फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं, अब तक टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं और उसके अलावा बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, कोई 20-22 साल का इनका तजुर्बा है। उबैद अवान जैसे ही मुझे ज्वाइन करते हैं तो उनके भी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं एजाज शेख साहब आपकी तरफ चलता हूँ। आज का मैच की सूरत हाल आपसे लेता हूँ। पाकिस्तान आपके ख्याल में ठीक खेला? अब ये मैच में पाकिस्तान की टीम हम पल्ला होगी न्यूजीलैंड के? अरे बिल्कुल, पाकिस्तान टीम आज बहुत अच्छा खेली। जो नज़र आ रहा था जिस तरह के अर्ली विकेटें गिर गई थी, तो शायद लगता था कि एक बार फिर जो सेकंड टेस्ट मैच की जो पहली इनिंग्स है वहाँ भी पाकिस्तान खसारे में, लंबे खसारे में जाएगा। लेकिन जिस तरह सऊद शकील ने ये साबित किया और कि वो वाकई मुश्किल वक्त में एक अच्छा खेल पेश कर सकते हैं, तो उन्होंने इस इनिंग्स में भी ये बिल्कुल प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और उनका टेम्परामेंट टेस्ट वाला है। और वो मुस्तकबिल में भी कौम का सरमाया साबित होंगे टेस्ट में। और सरफराज अहमद ने आज फिर साबित किया कि वो बिल्कुल फॉर्म में हैं और उन्होंने भी बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए 78 रन बनाए। और इसके अलावा जो ख़ास बात थी, आगा सलमान 41 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने भी क्रीज पे स्टे किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम के 407 रन बने हैं 9 विकेटों के नुकसान पर। अब अभी 1 विकेट बाकी है और 42 रन के हिसारे में है। उम्मीद है कि पाकिस्तान मजीद 10-12 रन और बना सकती है और अगर लीग उनकी विकेटें गिरा लें तो पाकिस्तान इस टेस्ट को बचा सकती है, टेस्ट ड्रा की तरफ जा सकता है। चले एजाज भाई, अब मैं उबैद अवान भी मौजूद हैं हमारे साथ, कराची में ये मौजूद भी थे, आज ये भी स्टेडियम में थे, बदियू जमा भी रोज़ स्टेडियम जाते हैं। तो उबैद अवान साहब, आपको क्या लगता है कल का दिन क्या नक्शा पेश करेगा आपके ख्याल में? बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। कल के दिन की आपने बात की, तो अगर आज देखें इस वक्त दोनों टीमें जो है वो तकरीबन हम पल्ला हैं। जितना स्कोर न्यूजीलैंड ने किया था उसके करीब पाकिस्तान भी पहुंच गया। 449 न्यूजीलैंड ने किए थे, 407 पाकिस्तान ने कर लिए।
कल मुझे नहीं लगता जैसे आखिरी विकेट पर न्यूजीलैंड ने स्कोर किया था, सेंचुरी बनाई थी, उस तरह से पाकिस्तान भी बना पाए, अगरचे सऊद शकील मौजूद है अभी विकेट पर। लेकिन क्रिकेट है, अबरार ने भी कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हुई है डोमेस्टिक में, तो शायद थोड़ा सा और स्कोर में इजाफा हो जाए, लेकिन ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 3 दिन का खेल हो चुका है, 2 दिन बाकी हैं, और लग तो ये रहा है कि इस मैच का भी रिजल्ट आएगा। कल अगर पाकिस्तान लीड हासिल न कर पाया तो फिर थोड़ा सा एज हासिल होगा न्यूजीलैंड की टीम को। लेकिन देखना होगा कि आखिरी दिन खासतौर से विकेट किस तरह का बिहेव करती है। अगर पाकिस्तान को बैटिंग करनी पड़ी आखिरी दिन तो फिर पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आखिरी दिन और विकेट ने अगर टर्न लिया, जिस तरह हमने देखा कि आज भी जो है वो स्पिनर्स को मदद मिल रही थी। खासतौर से मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा सरफराज अहमद के आउट का, जिसको सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा मौजूद बहस बनाया गया। कुछ क्रिकेटर्स का भी यही ख्याल है कि जिस तरह से सरफराज को आउट दिया गया वो मुनासिब नहीं था, क्योंकि जिस तरह से उनका पांव नजर आ रहा था कि वो क्रीज तक पहुंच गया था, बल्कि क्रीज के ऊपर पांव था, लेकिन अंपायर, थर्ड अंपायर का ये ख्याल था कि शायद वो उस वक्त हवा में था जब बेल्ट गिरी। उबैद तो उबैद ये आपको मैं तनाज़ा- यहाँ उबैद आपको मैं रोकूंगा। बदीर जमा मेरे साथ बैठे हैं और ये भी आपके साथ वहाँ स्टेडियम में थे, ये अभी नफ़ी में सर हिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनकी राय मुख्तलिफ है। देखिए वहाँ पर जितने भी हमारे रूम में लोग बैठे मीडिया उसमें, तो यही कह रहे थे कि यार ये आउट नहीं है। अच्छा, आउट देखिए, नहीं है, आप आउट भी नहीं इसमें- है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि देखिए जो कवानीन चेंज हुए हैं उसके मुताबिक अगर आप देखें, पहले सरफराज ने पाँव रख दिया था, लेकिन जब बॉल उसने मारी तो उस वक्त पाँव जो था उनका सरफराज का 1 इंच बराबर होगा, तो वो उठा हुआ था। तो आप टेक्निकल तरीके से देखें, अगर आप क्रिकेटिंग सेंस में देखें आप, तो मेरे ख्याल में वो आउट था। बहुत सारे लोग इसको वो कर रहे हैं कि वो आउट नहीं था, लेकिन उनका पाँव ज़रूर क्रीज के ऊपर था, लेकिन इतना सा जो फ़र्क होता है तो अंपायर उसको आउट दे सकता है। तो बहुत सारे लोग इसमें बहस कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहस वाली कोई बात नहीं है। और जहाँ तक आपने बात की आज की इनिंग्स की, तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लें उबैद भाई आप स्टेडियम भी मुझे कह रहे थे, लेकिन आप टेक्निकल तरीके से अगर आप रूल निकालें, आप कवानीन निकालें, तो उसमें ये आउट है। अभी जो कवानीन चेंज हुए उसमें भी आप जाकर देखेंगे ना कि पाँव आपका क्रीज में हो तो आउट है। अपील की गई तो बदी भाई ने सबसे पहले कह दिया कि आउट है। हालांकि हम कह रहे थे कि अंपायर को देखने दें, कुछ उसका रिजल्ट तो आने दें, अनाउंसमेंट तो आने दें कि भाई अंपायर क्या कह रहा है, लेकिन बदी भाई ने पहले ही कह दिया आउट है। तो बदी भाई ने 22 सेंचुरी ऐसे थोड़ी बनाई है। अच्छा जी, दूसरा आउट होता है तो मेरे ख्याल में बेनिफिट वो बैट्समैन को जाता है, हमने माजी में भी ये चीज देखी है। चलें अब मलिक खुर्रम शहजाद साहब आप सेटल हो गए हैं, अब आपसे पूछता हूँ, चले पहला दिन आज, दूसरा दिन था आज, तो तीसरा रोज था आज टेस्ट मैच का, उसको आप कैसे देख रहे हैं, और कल फिर पाकिस्तान को आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? पास तो बहुत अच्छे पाकिस्तान ने आज अच्छा खेला है, जिस तरह से स्पेशली सऊद शकील की इनिंग है, अभी भी क्रीज पे मौजूद है, 124 रन नॉट आउट पे। फिर सरफराज ने जो आज एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनिंग खेली है, और कंसेक्यूटिव ये जो है परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं पिछले टेस्ट से लेके। और थर्ड वन ये है कि पाकिस्तान के पास अभी आपको पता है कि 1 विकेट बाकी है, और कल पहला जो है आवर जो है वो बड़ा क्रूशियल होगा। अब सारा जो डिपेंड करता है सऊद शकील पे कि ये 42 रन का जो अभी डेफिसिट है कितना कम करते हैं, या इसको फर्दर लीड लेके जाते हैं। जैसे आपने देखा था कि फर्स्ट इनिंग में न्यूजीलैंड ने की टेल जो है लास्ट विकेट पे मोर देन काफी 100 रन रन की बनाए थे, पार्टनरशिप बिल्कुल हुई। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी भी दुआ ये है कि लास्ट विकेट पे पाकिस्तान की भी अच्छी पार्टनरशिप हो, ताकि पाकिस्तान थोड़ी सी लीड ले। और ओवरऑल पाकिस्तान की आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही बैटिंग। एजाज भाई आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान लीड ले लेगा? पाकिस्तान में इतनी सकत है, और ये आउट के ऊपर आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगा, जो सरफराज को आउट दिया गया था। देखिए, इस पे ना तो अब हम कह दें कि आउट है तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो अगर ये कह दें कि आउट नहीं था तो गलत आउट दिया गया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। सेकेंडली, अगर आपने जो ये क्वेश्चन किया कि लीड पाकिस्तान टीम लेगी कि नहीं, ये क्रिकेट है, हो सकता है हेनरी की तरह ये भी अच्छा खेल जाएं, ये भी हो सकता है कि पहले ओवर में पहली बॉल पे ये आउट जाएं। क्रिकेट है, क्रिकेट बाई चांस गेम है। और फिर एक और बड़ी अजीब बात है, जो हमारी ये पिचेज हैं, जब पाकिस्तान टीम बैटिंग करती है तो मुखालिफ टीम की बॉलिंग के लिए ये साजगार साबित हो जाती है। जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा होता है तो बैट्समैनों के लिए, उन मुखालिफ टीम के बैट्समैनों के लिए ये साजगार हो जाती है। तो ये इसके मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान टीम कितनी मजीद लीड लेगी। उम्मीद तो यही है कि 8-10 रन, 15 रन, 20 रन, इससे ज़्यादा नहीं है।
दूसरा जो आप बात की ना, देखिए पाकिस्तान ने जो पहले 2 घंटे खेले, 2 घंटे में आपने 65 से 70 रन बनाए, फिर आखिरी के आपने 33 ओवर में 75 रन बनाए। ये वो रन्स का फ़र्क है जो हमें जो है ना वो लीड नहीं तो आज हम लीड ले सकते तो थे। आपके ख्याल में सऊद शकील स्लो खेला साउथ क्या? शकील के वो 300 गेंदें खेली हैं। 336 बॉलें उन्होंने खेली है। मैं ये नहीं कहता कि स्लो खेला, उस वक्त एक इनिंग की 36 जरूरत का थी, एवरेज है उनका। बिल्कुल, लेकिन उस वक्त इनिंग्स में जरूरत थी कि एक एंड पर एक बैट्समैन जो है वो खड़ा रहे। जब आए थे अपना आगा सलमान, तो मेरे ख्याल में यही था कि एक तरफ से अगर आप कप्तान उनसे कहते कि आप थोड़ा सा तेज़ खेलें ताकि इस लीड को ख़त्म किया जाए। देखिए कल का जो सेशन, सुबह का सेशन होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और सुबह के सेशन में थोड़ा सा बॉल स्विंग भी करता है और स्पिनर को भी मदद करता है। तो मुझे नहीं, अगर आप लीड नहीं ले पाते, उनको लीड मिल जाती है 40-45 रन की, तो फिर आखिरी जो दिन, जैसे उबैद ने बात की, देखिए चौथे दिन और पाँचवें दिन ये विकेट अब मुश्किल होना शुरू हो गई है, स्पिनर को भी मदद कर रही है। और आप अभी जब उनके जो विकेट कीपर थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए, उनसे हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अब विकेट में थोड़ा स्विंग भी है, रिवर्स स्विंग भी हो रही है और गेंद स्पिन भी हो रहा है। तो उन्होंने भी कहा कि चौथे और पाँचवें दिन जो है हमें वहाँ पर जमकर बैटिंग करनी होगी, नहीं तो ये टेस्ट वो भी चाह रहे हैं कि नतीजा खेज हो, पाकिस्तान भी चाह रहे हैं नतीजा खेज हो, लेकिन आखिरी दिन अगर पाकिस्तान को खेलना पड़ गया, 200 रन भी करने पड़ गए, तो इस विकेट पर मुश्किल है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात। टेस्ट मैच की खूबसूरती उबैद यही है कि हर दिन हर सेशन में मुख्तलिफ होता है। आप पिच के हवाले से बताएं कुछ, कराची की पिच आपको कैसी लगी? सपोर्टिंग पिच है या पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाती है और न्यूजीलैंड के लिए आसान है? देखिए आसिफ भाई, पिच का रवैया जो है वो तब्दील होता हुआ हमें नजर आया है, क्योंकि अगर आप पहले दिन का खेल देखें, दूसरे दिन का देखें, शुरू में जिस तरह से न्यूजीलैंड ने शुरू किया तो विकेट ही नहीं गिर रही थी, लग रहा था बिल्कुल एक फ्लैट विकेट है और इसके ऊपर है वो बैट्समैन ही राज करेंगे। लेकिन फिर न्यूजीलैंड की टीम भी आउट हुई, उसके बाद पाकिस्तान की भी बारी आई, दोनों टीमें जो है वो 400 से ज्यादा रन जो है वो इस विकेट पर बना चुकी हैं। तो चौथे और पांचवें दिन का खेल, जैसे बदी भाई ने कहा कि बहुत अहम होगा, तो मैं इत्तेफाक करता हूं कि विकेट अब टर्न लेना शुरू कर रही है। जैसे इन्होंने कहा कि गेंद स्विंग भी हो रहा है, टर्न भी हो रहा है, तो ऐसे में बैट्समैनों को मुश्किलात होगी। पाकिस्तान ने अगर लीड न ली तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए खत्म हो सकता है। रिजल्ट से इस मैच का जरूर आता हुआ नजर आ रहा है। मलिक खुर्रम शहजाद साहब, आपकी तरफ आऊँगा, पर टेस्ट मैच के ऊपर हम आखिरी बात ही कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मेन बैट्समैन हैं वो बाबर आजम या रिजवान तो खैर नहीं है, बाबर आजम की सूरत में हमें मेन बल्लेबाज बाबर आजम नज़र नहीं आ रहा। ये अच्छी चीज़ है या गलत चीज़ है? क्योंकि बाकी लोगों ने जिम्मेदारी उठाई है, सऊद शकील हो गए, आगा सलमान हैं, इमाम हैं और दूसरे बैट्समैन हैं, सरफराज हैं। देखिए जी, बाबर आजम का आपको पता है कि डिसमिसल अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए, अदरवाइज बाबर आजम जिस तरह से फॉर्म में लास्ट उन्होंने 161 भी किए थे, तो एक्सपेक्टेड ये था कि बहुत अच्छा खेलेंगे, पर लेट्स सी दूसरी इनिंग में इंशाल्लाह अगर आती है तो जरूर अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर इसमें मैं बात करना चाहूंगा अब्दुल्ला शफीक की, स्पेशली जो है अब्दुल्ला शफीक, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था अगेंस्ट श्रीलंका, मैच विनिंग इनिंग खेली थी, उसके बाद कोई वो बड़ा स्कोर नहीं कर पाए अभी तक। और थर्ड वन इमामुल हक जो अच्छे प्राइम फॉर्म में है, फिर एक नई अभी प्रोडक्ट हमने सऊद शकील की सूरत में नजर आई और माशाल्लाह उन्होंने परफॉर्म किया है। और थर्ड वन सरफराज जैसे उन्होंने कम बैक किया है आफ्टर 4 ईयर, आते के साथ ही कंसेक्यूटिव उन्होंने रन्स किए हैं, तो ये एक अच्छी साइन है कि पाकिस्तान के पास जो है कि अच्छी स्ट्रेंथ जो है बैटिंग में इस वक्त बन गई है। बाबर आजम के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाबर आजम किसी दबाव का शिकार हैं, क्या वजह है? देखिए अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की थी इस टेस्ट मैच से पहले। देखिए आसिफ भाई, बाबर आजम पे दबाव सिर्फ और सिर्फ वही है कप्तानी का। अगर बाबर आजम 100 रन भी करके आते हैं, 150 रन भी करके आते हैं, तो उनसे मीडिया सवाल सिर्फ और सिर्फ इस बारे में पूछता है कप्तानी के ऊपर कि आपकी कप्तानी अच्छी नहीं थी, आपने फील्ड प्लेसिंग अच्छी नहीं की थी। तो मेरे ख्याल में हमने शाहिद अफरीदी से भी ये सवाल पूछा, हम मुतादिद बार बाबर से भी सवाल पूछ चुके हैं कि क्या उन पर जो है वो कप्तानी का बोझ है या ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर देखें केन विलियमसन थे, वो अच्छी उनकी क़यादत में कितना उनकी टीम जीती। फिर आप जे रोड देखिए, उनकी टीम हार रही थी लेकिन उन्होंने कप्तानी छोड़ दी अपनी बैटिंग के चक्कर में। तो मेरे ख्याल में अगर बाबर आजम टेस्ट मैच से खुद ही कह देते हैं जी मैं टेस्ट मैच के जो है वो कप्तानी से दस्तबरदार होता हूँ, तो मेरे ख्याल में उनकी बैटिंग अच्छी हो जाएगी। टेस्ट मैच की कप्तानी से दस्तबरदारी का मशवरा बदी जमा साहब की तरफ से आया। बाकी पैनलिस्ट मेरे क्या कहते हैं इस ब्रेक के बाद उनसे भी जानूंगा। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मेरे साथ मौजूद है एक भरपूर पैनल। उबैद अवान साहब हैं, उनके साथ मलिक खुर्रम शहजाद हैं, एजाज शेख हैं और बदी उज़्ज़मा हैं। एजाज शेख साहब, आपकी तरफ आता हूँ। बदी ने अभी एक मशवरा दिया है बाबर आजम को कि वो एक फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दें, आपका ख्याल क्या है
देखिए बाबर आजम एक बहुत अच्छा प्लेयर है। तो जिस तरह कहते हैं ना कि एक अच्छा प्लेयर एक अच्छा कोच को ज़रूरी साबित हो, एक अच्छा टीचर जो है वो ज़रूरी नहीं कि अगर वो अपने दौर में अच्छा स्टूडेंट रहा हो तो वो एक अच्छा टीचर हो, एक अच्छा स्टूडेंट रहा हो तो अच्छा टीचर साबित हो। ये एक मिसालें बनी हुई हैं। लेकिन अभी तक जो बाबर आजम को उधर आम राय यहाँ पे जो मौजूद है लाहौर में, वो यही है कि बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं, सारे जो खिलाड़ी हैं वो उनको ओबे कर रहे हैं और जो जेल होकर खेल रहे हैं। एक इत्तेहाद इत्तेफाक एक यूनिटी नज़र आ रही है। कोई ऐसी ग्रुपिंग नहीं जो माजी में जिसकी बेशुमार मिसालें हमारे सामने हैं। इसलिए जो बाबर आजम है वो एक कामयाब कैप्टन है। और आज जो इस हवाले से मैं छोटी सी बात करता हूँ कि इंजमाम से भी बात हुई, तो इंजमाम का ये कहना था कि मेरे ख्याल में अगर टीम कोई सीरीज़ हार जाए तो उसको फ़ौरन बाद ये नहीं कहना चाहिए कि तब्दील कर दे कप्तान को। हम भी हारते रहे हैं, फिर हारने के बाद फिर जीतता भी वही कप्तान है जो हार से सीखता है और फिर जीतता है। तो ये कोई वजह नहीं है कि अगर कोई सीरीज़ एक हार गया दो हार गया तो उसको हटा दिया जाए। मेरी राय में ये है कि बाबर आजम को अभी मज़ीद कंटिन्यू करना चाहिए। ये ठीक है कि तीनों फॉर्मेट में अगर कैप्टन को चेंज करना है ना तो T20 में वनडे में तो कर दे, टेस्ट में वो ठीक है और टेस्ट के लिए वो बेहतर कैप्टन है। लेकिन जो ऊपर बैठे हुए हैं लोग अहदेदारान हैं, हाई ऑफिशियल्स हैं, या जो क्रिकेट कमेटी में जो लोग होते हैं जो उनके करीब हैं, नियर डियर हैं नजम शेट्टी साहब के, क्रिकेट से बड़े पूरी तरह वाबस्ता हैं, वो ज़्यादा बेहतर फैसला करते हैं, कोई अच्छा ही फैसला करेंगे। अभी तक इधर कोई शनीद नहीं है, ना कोई चीज़ सुनने में आ रही है कि ऐसे होएगा। कल तक ज़रूर थी, परसों तक भी थी, लेकिन अभी ये बातें आज सुनने में आ रही हैं कि अभी शायद ये चेंज ना हो। चलें, अच्छी बात है। एजाज शेख साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया शनीद। शनीद एक बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है और उर्दू शायरी में हमने इसको बहुत दफ़ा सुना है। उबैद अमान, आपसे यही सवाल है, बाबर आजम के खिलाफ क्या कोई लॉबी काम कर रही है कि उसको चेंज कर ही दें, या आपका ख्याल क्या है इस हवाले से? देखिए, ये जो पीसीबी का सेटअप चेंज हुआ है तो उसके बाद से तब्दीली बहुत सारी जगहों पर आ रही है। और नजम सेठी ने जो मीडिया टॉक की तो उनसे ये सवाल किया गया था बाबर आजम की कप्तानी का, तो उन्होंने ये कहा था कि बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन कप्तान कौन होगा इसका फैसला बाद में होगा और मेरी एक पूरी टीम है तो वो मिलकर फैसला करेगी। उसके बाद आप देखें शाहिद अफरीदी जो कि इंटरम टीम सेलेक्टर है, उनका एक स्टेटमेंट आया कि 130 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट जिसका नहीं होगा तो वो टीम में नहीं होगा। तो अगर उस क्राइटेरिया को देखें तो बाबर आजम तो टीम सेलेक्ट ही नहीं होते, बजाय नहीं, देखो उस पे कल भी हमारी बात हुई थी। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो आज शान मसूद का स्ट्राइक रेट तो काफ़ी अच्छा था। तो शान मसूद क्या ऑटोमेटिक सिलेक्शन है T20 की, हालांकि उन्होंने सिर्फ 20 रन बनाए। तो जो आदमी 2 गेंदों पर 4 रन बनाता है तो उसका 200 हो जाता है ना स्ट्राइक रेट। तो सिर्फ स्ट्राइक रेट को देखना तो बेवकूफ़ी होगी, सिर्फ स्ट्राइक रेट को देखना। देखिए, स्ट्राइक रेट के साथ उसका कुछ क्राइटेरिया भी होगा ना कि स्ट्राइक रेट जो है वो 30 रन ज्यादा बनाने वाले पर लागू होगा या वो 10 रन बनाने वाले पर लागू होगा। इस तरह से उसका होगा वो शायद जी के दिमाग में अगर आप वो दबाव में हैं और उनके ऊपर प्रेशर है कप्तानी का भी। और आपके ख्याल में तीनों फॉर्मेट का कप्तान उनको होना चाहिए कि नहीं? स्ट्रेट आंसर। मेरे ख्याल में तीनों फॉर्मेट में अब उनकी जगह नहीं बन रही और उन्हें तीनों फॉर्मेट का कप्तान नहीं होना चाहिए। एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर वो खेल सकते हैं। T20 में उनको की जरूरत है, थोड़ा सा वो इम्प्रूव करें तो एज ए प्लेयर खेल सकते हैं, लेकिन तीनों फॉर्मेट का कप्तान उनको होना मेरे ख्याल में ये है। मुझे एक छोटी सी मलिक साहब, जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इतने अच्छे कप्तान साबित हुए। आप विलियर्ड्स को देख लें, आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, विराट कोहली तो अच्छा कैप्टन था लेकिन उसके खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? बाबर आजम की कैप्टनशिप के हवाले से जरूर र्यूमर्स चल रही है पिछले 2-3 दिन से, ट्विटर पे भी और दूसरी जगह भी काफी सारे। आपको पता है कि जैसे भी मैं लास्ट टाइम भी बताया कि बोर्ड का सेटअप चेंज होता है तो इस तरह की चीजें आती हैं, मतलब क्रिएट की जाती हैं कि भाई इस तरह से चीज हो जाएगी, इस तरह से। बहरहाल मेरी जो मुसद्दका इत्तलात हैं उसके मुताबिक ऐसे अभी फिलहाल कुछ नहीं होने जा रहा। और सेकेंडली जब शाहिद अफरीदी साहब ने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी उसमें भी उन्होंने क्लियर कहा था कि हम जो है बाबर आजम को एक बहुत अच्छा बैट्समैन है, इसको फर्दर एक अच्छा कैप्टन बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए आए हैं। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छा बने। और आपको पता है कि रिसेंट कैलेंडर ईयर में भी इसने हाईएस्ट रन किए हैं और रिकॉर्ड भी ब्रेक किया है अपना उमर यूसुफ मतलब का। आपका ये मौक़िफ़ है कि रहना चाहिए। दो जो मेरे पंजाब के साथी हैं, एजाज शेख साहब लाहौर से
और मलिक खुर्रम शहजाद साहब इस्लामाबाद से। इनका ख्याल है कि बाबर आजम इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर। और जो कराची वाले मेरे दोस्त हैं, मेरे दाएं जानिब, मेरे बाएं जानिब आपकी स्क्रीन के हिसाब से उबैद अमान और बदीउस जमा, ये दोनों उसको घर भेजना नहीं, चाहते हैं। मैं देखिए, मैं साजिश की बात कराची वालों, साजिश नहीं, ना ये करो। शायद अफरीदी से मैंने ही सवाल पूछा था कि बाबर आजम की परफॉर्मेंस में जो है वो थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है, कप्तानी का प्रेशर लेके, क्या इसको चेंज करेंगे? तो उन्होंने उसमें ये कहा वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। वो मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं, दुनिया मानती है कि बाबर वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। अभी इजाज भाई ने कहा कि एक सीरीज हारना, 2 सीरीज हारना, आप मुसलसल 7 मैच जो है टेस्ट मैच अपने होम ग्राउंड में हार चुके हैं बाबर की कप्तानी में, तो और कितनी हार बर्दाश्त करेंगे? तो मैं कहने का मकसद ये है कि अगर आपका एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वो अच्छे रन्स कर रहा है, तो आप उसको जरूरी नहीं है कि वो कप्तान बन के ही वो करे। अभी कह रहे हैं ना लॉबी नहीं है, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कहाँ लॉबियाँ चलती हैं। लॉबी तो हमें नजर आई ना, हर जगह कराची लॉबी। के जर्नलिस्ट हैं, एक बड़े मशहूर हैं, शोएब जट हैं, उनका सवाल नहीं लिया बाबर ने। ये भी तो हो ना, मैं कह रहा हूँ लॉबियाँ हैं, टीम में भी लॉबी है। जट का सवाल क्यों नहीं लिया उन्होंने? आप भी मौजूद थे वहां पर। देखिए, अब मसला ये है कि उनका उबैद, आपसे भी ये सवाल मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सवाल इसलिए नहीं लेते कि हम सवाल करते हैं सख्त, हम सवाल पूछते हैं वो जो उनकी परफॉर्मेंस या उनकी उसके ऊपर हो, तो उन पर थोड़ी सी वो होती है। जो उनसे अच्छा सवाल पूछे, बाबर आपने बहुत अच्छा खेला, वो कहेंगे ठीक है, बाबर आपने ये अच्छी किया, वो सही है। लेकिन कहने का मतलब जो चीज़ हमें खामियां नज़र आती हैं, आप भी होते हैं, जब आपको कोई खामी नज़र आती है तो आप किसी से सवाल करते हैं ना, जब खामी नज़र नहीं आएगी हम क्यों सवाल करेंगे? तो 7 टेस्ट मैच आपके ख्याल में होम ग्राउंड में हारना, क्या कप्तान को रहना चाहिए? आप ही मुझे बता दें। नहीं, इस पर कोई इंक्वायरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ। आसिफ भाई मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। जी जी जी, कहिए एजाज भाई। ये जो बदिउस जमात साहब ने कहा है कि एक सीरीज की मैंने बात की, मैंने इंजमाम का आज हवाला दिया है, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्होंने जनरल बात की है कि अगर कोई एक सीरीज हार जाता है तो कहते हैं कि तब्दील कर दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैंने नहीं कहा कि एक सीरीज हारने पर तो दबाव बढ़ गया। असल बात ये है, ये जो क्वेश्चन आज उठाया जा रहा है उसकी बुनियादी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरफराज अहमद ने कम बैक किया है, तो अब कुछ लोगों को क़यादत सरफराज के सर पर सही नजर आ रही है। अच्छा। कि अब ये कप्तान बन जाएंगे और कोई सरफराज वजह कप्तान नहीं होगा, कोई वजह सरफराज कप्तान नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। हाँ, ठीक अगर है, बाबर हाँ, ये हटेगा सही भी तो कह रहे सरफराज कप्तान नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। उबैद अमान, आपकी इनपुट क्या है? इससे पहले ये सवाल ही नहीं उभरता था। उबैद अमान, आप भी मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसने कुछ जर्नलिस्ट के सवाल नहीं लिए बाबर ने, वहाँ से ये लॉबी, वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई कि बाबर हमें नहीं चाहिए कैप्टन और सरफराज हमें कप्तान चाहिए, या कोई भी कप्तान चाहिए। ठीक है, ये चीज हमें कराची में खासतौर से नजर आती है कि कराची की मीडिया के साथ जो है वो इस किस्म का सलूक किया जाता है। इससे पहले भी 3 दफा हो चुका है। असगर अजीम का सवाल भी नहीं दिया गया, शोएब जट का सवाल भी नहीं दिया गया, 1-2 और वाकयात भी इस तरह से हैं तो सवाल नहीं लिए जाते। तो उसकी वजह मुझे सिर्फ यही नजर आती है कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन है, या जहाँ ये नजर आता है कि ये सवाल तल्ख हो सकता है, या जहाँ से कुछ, क्योंकि कराची का मीडिया देखें वो न्यूज के ऊपर काम करता है। कराची का मीडिया जो है वो खबर निकालने की कोशिश करता है, और खबर तब निकलेगी जब कोई अच्छा सवाल हो और उसका कुछ वहां से रिएक्शन आएगा या जवाब होगा, तो तब खबर बनेगी। सीधा सीधा ये कह देना कि अच्छा जी आपने आज सेंचुरी बनाई है, क्या फील कर रहे हैं, तो उसका जवाब क्या होगा वो सबको पता है। आपने आज अच्छा नहीं खेला, उसका जवाब क्या होगा, तो वो सकलैन मिस्ताक की तरह वो कुदरत का निजाम का जवाब आ जाएगा वहां से। तो इस तरह के सवालात और इस तरह के जवाबात जो हैं वो जो पाकिस्तान टीम के मीडिया मैनेजर हैं वो नहीं लेते, और मेरे ख्याल में सिलसिला नहीं होना चाहिए। सवाल करने का सबको हक है, आगे जो बैठा है उसकी मर्जी है वो जवाब दे या न दे, ये दुनिया भर का कानून है, और ये हर जगह इम्प्लीमेंट होता है कि सवाल करने से आप नहीं रोक सकते। चले, आप सवाल मैं इजाज़ मैंने शेख पे आपने- एक इजाज़ शेख पर छोटी सी आपने हिट किया, लाहौर छोटी का सी बात। लाहौर का जर्नलिस्ट होकर वो बैठा है, वो आपको जवाब देगा। इजाज़ शेख साहब, आप रिस्पॉन्ड कीजिए उबैद अमान साहब को। बदीउस जमा भी बहुत उतावले हो रहे हैं सवाल करने के लिए। मैं उबैद अवान साहब को इस बात पे सेकंड करता हूँ कि लोग जो कराची के रिपोर्टर हैं सीनियर, वो बहुत बेहतर हैं। ख़ास तौर पे अब्दुल माजिद भट्टी साहब की बात कर लें, शाहिद हाशमी साहब की बात कर लें, शकूर साहब की बात कर लें, मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब की बात कर लें, ये बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कोई डाउट नहीं। रही बात जी, और जो उसके बाद जो नए आए हैं या जिनको 15 साल 20 साल हो, उबैद अमान साहब हैं, जिस तरह बदी 22 साल हो गए उबैद भाई, 22 साल हो गए उबैद भाई। मैं यही कह रहा हूँ
इनमें ये भी बड़े टैलेंटेड हैं, बड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। अब बात यह है कि बड़ी अच्छी बात की, इस बात पे 100% मैं एग्री हूँ कि अगर आपने एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देना तो नो कमेंट्स कर दें, क्वेश्चन ज़रूर लें। ये ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए जिससे दिलदारी हो। इसी हवाले से मेरी 2 दिन पहले एक हाई ऑफिशियल से इधर क्रिकेट बोर्ड में बात हुई, तो उनका भी ये कहना था कि हम जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है 100 मरतबा उनको समझाते हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे कोई ऑफिशियल हो, तो कि ऐसे करके डील करना है अपने जर्नलिस्टों को। तो फिर भी उनसे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसका खमियाजा पूरे मीडिया सेल को और क्रिकेट बोर्ड को भुगतना पड़ता है। तो उस बात पे यकीन किया जा सकता है, वो भी इंसान है। अगर टेस्ट क्रिकेटर सामने बैठा है तो किसी बात पे उसको भी कोई चीज़ बुरी लग सकती है। जिस तरह हमें कोई कह के जाए तो जाए कहाँ, हम भी पूरा तलवार पकड़ के पीछे चढ़ जाते हैं। तो उनका भी हक है, वो कमेंट करें या नो कमेंट्स कह दें। बाकी जो उबैद अवान साहब ने कहा मैं बिल्कुल एग्री हूँ। मलिक साहब, बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट। मलिक साहब, आप तो खैर जर्नलिस्ट, एज अ वर्किंग जर्नलिस्ट तो आप नहीं है, लेकिन आप भी जर्नलिस्ट को देखते हैं। खिलाड़ियों के साथ ये थोड़ा सा रवैया, थोड़ा सा खिंचाव आ गया है खिलाड़ियों और जर्नलिस्ट के दरमियान। इसकी वजह क्या है, इसको कैसे दूर करेंगे आप? देखें, जर्नलिस्ट जो भी हो, जाहिर सी बात है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए जर्नलिज्म में ये भी होता है कि देखिए आप क्वेश्चन आपके हाश भी आपको फेस करना पड़ते हैं। और जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस टॉक करते हैं, इवन आप पॉलिटिशियंस को देख लें, वो हर तरह की फेस कर रहे होते हैं। और इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि भाई अगर आपने रिफ्यूज ना करें अपफ्रंट, आप नो कमेंट्स कर सकते हैं, बट ये कि हाश रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। बदीर जमा, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। जब मैंने बाबर से हाँ, ये सवाल लेकिन पूछा, आपसे गलती हो गई थी, वो आपने बाद में सही की, जो कि ऑन एयर नहीं गई। नहीं तो आप वाइट बॉल को नहीं, वाइट वनडे और टी2 इमाम उल हक से जो हुआ वो था। इमाम मलिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैंने, जो बाबर नहीं, से वो तो आपने बाद में ही पूछा था, लेकिन वो बाद में वो चीज सुनाई नहीं दी गई ना लोगों को। नहीं, दूसरी तो में लोग बात वही कर रहे हैं। मैं दूसरी बात कर रहा हूँ कि बाबर आजम से जब मैंने सवाल पूछा कि आकिब जावेद कह रहे हैं कि हम इन्हें पीएसएल में इसलिए आउट नहीं करते थे कि ये स्लो खेलते थे, ठीक है, और इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर बाबर थोड़ा गर्म हो गए थे और उन्होंने जो है जवाब भी दिया था। लेकिन अगले 2 दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मुझे मालूम है कि ये बादिश था, बादिश ने अगले 2 दिन मेरा सवाल नहीं लिया। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम इस तरह के सवाल पूछते हैं तो सवाल का आप जवाब, जैसे इजाज भाई ने बहुत अच्छी बात की कि भाई सवाल ले लें, आगे कप्तान की मर्जी या जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है उसकी मर्जी कि वो जवाब दे या ना दे। तो ये होता है। अब मैं उस दिन जो व्हाइट बॉल की बात कर रहा था, असल में पूछना मैं T20 के चाह रहा था। वो आपने बाद में पूछा भी था, लेकिन वो ऑन एयर नहीं किया, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे मालूम था कि इसकी 52 रन की औसत जो है वो वनडे में है, वो रन्स कर रहा है, 9 सेंचुरी कर चुका है, तो मैं वनडे का क्यों पूछता। लेकिन वो हो जाता है, कभी कभी होता है कि हम भी इंसान हैं। अच्छी बात है कि आपने गलती मान। उबैद अवान भी काफी टक्कर लेते हैं मीडिया से। नहीं, बिल्कुल। उबैद अवान साहब, आपको कोई वाकया याद है कि आपको भी रोका गया हो कि यार आप सवाल नहीं करेंगे? हाँ, ये जरूर कहा गया कि जी अब टाइम पूरा हो गया। और अब अभी जो नजर सिटी की यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पहले हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हो रही थी उनकी मीडिया के साथ। तो उस वक्त मैंने सवाल करने की कोशिश की, तो मेरा आखिरी नंबर था। तो जो मीडिया में पीसीबी के मीडिया डायरेक्टर समी बनी साहब, तो उन्होंने कहा जी यहाँ खत्म हो गया टाइम, अब आप वहाँ आ जाए रोस्टर पे, वहाँ कर लें। तो वहाँ उन्होंने मुझे मौका दिया और मेरा सवाल लिया था। तो लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि सवाल जरूर देना चाहिए, चाहे आगे उसका जवाब मिले या ना मिले। अभी रिसेंटली एक वाकया हुआ ना मीडिया के साथ कराची में। इजाज भाई, आपको भी मालूम है, बदी आपको भी मालूम है, उबैद आपको भी पता है कि जो हमारे एक्रीडेशन कार्ड हमारे बने थे पहले टेस्ट मैच के लिए, दूसरे टेस्ट का एक्रीडेशन कार्ड लेने से पहले टेस्ट का वापस करो। भाई क्यों वापस करो भाई? अभी भी वही चल रहा है। नहीं, अब तो नहीं चल रहा ना, चल रहा है। मुझे तो मिल गया। आपको तो मैंने ला के दिया है। मुझे तो मिल गया ना, आपको मिल गया, लेकिन मेरे पास पुराने टेस्ट आज उबैद अवान से किया था। उबैद अवान से पूछे कि उबैद अवान को भी कहा गया है कि आप अपना पुराना कार्ड लेके आए और दूसरा नया कार्ड लेके आए। बात भाई से पूछ लें। उबैद भाई बताएं। हाँ, नहीं, मैंने ऐसा सुना जरूर था, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है। मेरे पास पुराना कार्ड भी मौजूद है। जो मैंने उसके बाद मैं असगर हमारे साथ जुबैर भाई और जाहिद गफार, हम चारों ने मिलकर ये ट्वीट किया। वो जो आपने ट्वीट किया था, उसके ट्वीट के बाद पीसीबी से मैंने पूछा, तो पीसीबी ने यही कहा कि भाई कभी ऐसा हुआ नहीं है, ये हमारा मसला नहीं है, ये सिक्योरिटी का मसला है। इजाज भाई, ब्रेक पे जा रहा हूँ, बस आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि पिछले टेस्ट का एक्रेडिटेशन कार्ड आपसे मांगा गया? मैं छोटी सी बात यहाँ पे करता हूँ, वो ये कि जब हाई परफॉर्मेंस सेंटर में सबसे पहले रमीज राजा साहब ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने भी कोशिश की कि मैं क्वेश्चन करूं, तो मेरा क्वेश्चन नहीं लिया गया। उसकी वजह ये थी कि जब एहसान मानी साहब
और वसीम खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उससे कबल, तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप भी क्रिकेट बोर्ड के मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ साबित होंगे 3 साल बाद, या कुछ क्रिकेट के लिए करेंगे भी? तो उसके बाद मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी में भी मौका नहीं दिया गया क्वेश्चन करूं। हाथ उठाता था, सवाल नहीं करने देते थे। फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रमीज़ राजा को क्वेश्चन करने की कोशिश की तो उस वक्त भी नहीं करने दिया। 18 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में मुझे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करने दिया, और मैं किसी के साथ एहतजाज नहीं किया, मैंने शोर नहीं मचाया, ववेला नहीं मचाया, कोई बात नहीं। मकसद ये है कि मेरे सीनियर यहाँ पे मौजूद थे, हेडलाइन निकल आती थी, स्टोरी सामने कोई नई आ जाती थी, नई खबर आ जाती थी, तो मैं इस बात को इग्नोर करता। कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि मैं क्वेश्चन करूँ, मेरी आवाज़ आए, लोग सुने कि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, मेरी इंसर्शन बने, उनको पता चले कि मैं बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। मैं इस बात पे बिलीव नहीं बहुत करता। अच्छा, इसलिए कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया अगर उन्होंने नहीं क्वेश्चन करने दिया यू आर वेरी हम्बल, और यही आपका कामयाबी का राज है। ये एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद मलिक खुर्रम अवान साहब की तरफ जाऊँगा, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक मेरी मजबूरी है, तो टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। मैं सीधा एजाज शेख साहब की तरफ जाता हूं क्योंकि इंजमामुल हक ने लाहौर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एक बात तो उन्होंने बता दी बाबर आजम के हवाले से, लेकिन और भी बहुत ख़ास बातें इंजमाम ने की। इंजमाम में एक बहुत बड़ा नाम है बिलाशुबा। एजाज भाई, और क्या ख़ास बातें इंजमाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी? बड़ी जो बात की है उसने ये कहा है कि टेस्ट मैच के लिए जो सिलेक्शन हुई है टीम की वो उससे मुतमिन नहीं है, सिलेक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं हुई। दूसरे नंबर पर उन्होंने ये बात की थी कि जो लोग खिलाड़ियों से, कोचेस से तो पूछते हैं कि टीम का रिजल्ट क्या है, असल तो पूछना चाहिए जिन्होंने ये पिच बनाई है कि उन्होंने इस तरह की पिच क्यों बनाई है, उनका मुहासबा होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। तीसरे नंबर पे उनसे जब ये पूछा गया क्या आपको चीफ सेलेक्टर बनने की पेशकश की गई है, तो उन्होंने कहा अभी तक तो मुझे सेलेक्टर बनने की पेशकश नहीं की गई, आप कह रहे हो चीफ सेलेक्टर, जब चीफ सेलेक्टर बनाएंगे तो फिर देखेंगे। फिर उन्होंने अहम बात ये की कि मोहम्मद आमिर जो हैं अगर वो फिट हैं, मुल्क के लिए दस्तयाब हैं, खेलना चाहते हैं, अगर उनकी जगह बनती है तो उनको रोकना नहीं चाहिए, उनको टीम में जगह देनी चाहिए, उनको खिलाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया ये जो मौजूदा कोचेज हैं टीम के साथ वो बुरा काम नहीं कर रहे, वो अपनी सलाहियतों से बढ़कर काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये नहीं कि अगर वो कोचिंग में उनकी टीम हार गई है तो आप उनको ही सारा मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा दें। ये जो पिच बनाने वाले हैं असल जिम्मेदार वो हैं। फिर उन्होंने इस बात का भी इंकशाफ किया कि जब मैं कैप्टन था मैं क्यूरेटर को कहता था कि पिच इस तरह की बनाओ, लेकिन पिच वो जो मैं कहता था उसके बिल्कुल बरक्स बनती थी। इसलिए ये क्यूरेटर का कमाल होता है, यहाँ पे कहते कुछ है होता कुछ है। ये 4-5 बड़ी बातें हैं कि उन्हें तो अभी तक चीफ सेलेक्टर की पेशकश भी नहीं हुई, भले अभी अबूरी कमेटी चल रही है। अब ये अबूरी कमेटी कितनी देर तक चलेगी इसका भी कुछ पता नहीं है। इस सीरीज के बाद खत्म हो जाएगी ना अबूरी कमेटी। जो इंजमाम ने बातें की ये तो ठीक है, लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम उन लोगों को फारिग कर दिया, कोचेस को, रीजनल एसोसिएशन के अहदेदारों को, ट्रेनर्स को। अब इनका क्या होगा? 150 लोगों को फिर आपने घर की रास्ता दिखा दिया, इनका क्या होगा? इनका क्या कसूर था? बदी आप इसके बारे में बता दो। देखिए 150 लोग हैं, 90 जो है सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के, दूसरे जो 622 जो टीमें बनी थी उनके कोचेज़ हैं। तो इनको ख़ास तौर पर ये कहा गया कि आप जो है जनवरी तक की आपको जो सैलरी है वो दे दी जाएगी। उसके बाद 2019 का जो आइन था उसके मुताबिक इनको भर्ती किया गया था। तो वो कानून जब ख़त्म हो गया तो हम आपको नहीं रख सकते। हम 2014 के आइन के मुताबिक दोबारा से 116 डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनने जा रही हैं और उसके अलावा 16 रीजनल की टीमें जो हैं वो बनने जा रही हैं। तो उस पर भी हमने पूछा कि आया इनको इनके कोचेज़, इनके खिलाड़ियों का या इनके जो दीगर स्टाफ है उनका वो कब करेंगे। तो उस पर यही बताया जा रहा है कि जब इंटर डिस्ट्रिक्ट शुरू होगी या रीजनल क्रिकेट शुरू होगी तो उसके चंद दिन पहले जो है वो कोचेज़ का भी ऐलान हो जाएगा, उनके ट्रेनर का भी ऐलान हो जाएगा और उनके जो हेड कोचेज़ और जितने भी सिलेक्टर हैं उसका भी ऐलान हो जाएगा। तो ये है, लेकिन 150 लोगों को एक साथ फारिग करना ये समझ, बहुत सारे लोग परेशान थे। आज हमें 1-2 लोग स्टेडियम में मिले भी तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। लेकिन वही है, जब आप वही है नया सेटअप आता है तो वो अपनी चीज़ें लेके आ जाता है। अब 2019 के ज़ाहिर है जो आइन आपने ख़त्म किया 2014 के लिए, तो फिर उस पर आप तो रख नहीं सकते थे, तो ये तो करना ही था। उबैद, आपने भी देखा होगा कुछ रीजन के जो कोचेज हैं वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लीव लेकर आए हुए हैं, लीव विदाउट पे, तो वो वापस भी नहीं जा सकते। ये अजीब सिचुएशन हो गई है। उबैद अमान जी बिल्कुल आसिफ भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन लोगों का जो पहले डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे थे और उनकी जॉब से
और कोई 6 महीने कोई 1 साल की लीव लेकर विदाउट पे वो आया हुआ था, तो उसका वापस जाना अपनी जॉब के ऊपर वो भी बड़ा मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो जाते हैं तो 1-2 लोगों से मेरी बात भी हुई है आज, तो वो यही कह रहे थे कि अगर हम वापस जाते हैं हमारे फिर वो लीव सारी जो है वो मतलब हमें पेमेंट नहीं मिलेगी और हमारी वो लीव भी खत्म हो जाएगी। तो उसके और बाद फिर हम leave आगे नहीं ले आगे सकते। पूरी लाइफ में वो लीव विदाउट पे नहीं अवेल कर सकते, ऐसा भी कानून है? बिल्कुल है। एग्जैक्ट ऐसा ही है, और दोबारा से उनको लीव नहीं मिल सकती विदाउट पे। दूसरी जो अहम बात है वो मैं ये करना चाहूंगा कि जो पिछला बोर्ड था उन्होंने उन तमाम कोचेस को और स्टाफ को जो पिछले बोर्ड के साथ काम कर रहे थे 2014 के आइन के तहत, वो उन लोगों को फारिग नहीं किया था, उनको असाइनमेंट नहीं दिया, लेकिन उनकी नौकरियां बदस्तूर बहाल थी और वो आज तक सैलरी ले रहे हैं। चाहे किसी की 1 लाख सैलरी है, किसी की 2 लाख है, 4 लाख है, 2.5 लाख है, सैलरीज उनको हर महीने मिल रही थी। क्योंकि जो पिछले चेयरमैन थे उन्होंने ये कहा था कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम फुलफिल करेंगे। जो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट था उनका, तो उसको जो है उन्होंने नहीं तोड़ा। ये नहीं कहा भी ये पिछले बोर्ड में हायर किए थे ये लोग, तो हम इनको जो है वो इनका कॉन्ट्रैक्ट वॉश आउट कर रहे हैं, इनको घर भेज दें, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा जी इनको हम सैलरी देंगे, हाँ इनको असाइनमेंट नहीं दें। मलिक साहब, असाइनमेंट कोई नहीं किया, लेकिन घर बैठकर वो सैलरी लेते रहे। अगर ये जो 150 लोग हैं इनको बड़ी आसानी के साथ दूसरी जगह पर अकोमोडेट किया जा सकता है, इनसे काम लिया जा सकता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्हें इस तरह से बैयत जुम्मे से कलम जो है वो नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन उनको अकोमोडेट करते और उनको नए कॉन्ट्रैक्ट देकर उनसे मजीद काम लेते, जो कि वो काम कर रहे हैं पहले। मलिक साहब, ये काम जो है वो दोबारा ये मलिक साहब 150 लोगों को क्रिकेट बोर्ड ने हटा दिया, अब इनके लिए एक नई मुश्किल खड़ी होगी ना, नए बेरोजगार आपने खड़े कर दिए, इसका क्या हल है? देखिए फॉर द टाइम बिंग तो आपको पता है कि इस तरह की चीजें होती हैं। अब आपको पता है कि 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटी बनाई गई है, तो अभी बदी भाई ने बहुत जबरदस्त उन्होंने एक्सप्लेन किया डिटेल में कि 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनकी इंडक्शन हुई थी, कि 2014 के अंदर कोई प्रोविजन नहीं थी, और अब 2014 का जो उन्होंने आइन उसको बहाल किया है, उसके अंदर 16 विजन है और ये 6 एसोसिएशन खत्म हो गई। तो जहां तक मैं देख रहा हूँ, जो समझ रहा हूँ, तो अभी जैसे एनालिस्ट के हवाले से बात कर रहे थे, तो उस वक्त तो पहले सिलेक्टेड थे, अब जब 16 रीजन बनेंगे तो उसमें जॉब क्रिएशन ज्यादा होंगी, और अच्छा इन्हीं लोगों ने उसी में अच्छा वापस आप अपने ये बता रहे हैं adjustment कि इनकी एडजस्टमेंट हो सकती है, इन लोगों को एडजस्ट किया जी, जा बिल्कुल सकता बिल्कुल है? एडजस्टमेंट हो सकती है। देखें आपके पास पूल के अंदर देखा जाए तो इनके अलावा और कोई लोग हैं भी नहीं, और यही वेल क्वालिफाइड लोग हैं जो इन्होंने कैरी ऑन किए हुए थे, एनालिस्ट वगैरह जितने भी हैं। और आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर से सिलेक्टेड ही एनालिस्ट हैं, और जब इन फ्यूचर इसकी एडवर्टीजमेंट होगी तो हमें और लोगों की भी फॉरमीन क्रिकेट बोर्ड को जो है इसकी जरूरत होगी। एजाज शेख साहब, आपके पास क्या इत्तला है? मजीद लोगों के ऊपर छुरी फिरने वाली है, कुछ ऐसा भी होने वाला है क्रिकेट बोर्ड में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आसिफ भाई। आज बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है, उसमें उन्हें कहा गया है कि ये जो लोग हैं इनको जनवरी में, जिस तरह बदी ने बताया, बिल्कुल दुरुस्त है कि जनवरी में इनको अकोमोडेट किया जाएगा। इन लोगों को बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं किया जाएगा, बल्कि जितनी भी रीजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो खाली होंगी, जब नया सीजन शुरू होएगा उससे इनमें इनको बिल्कुल अकोमोडेट किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा, किसी बंदे को भी फारिग नहीं किया जाएगा। जॉब्स तो ज्यादा ज्यादा जॉब जी हाँ, वो जॉब के क्रिएट कर रहे हैं, सारी प्लानिंग हो रही है, दिन रात यहाँ पे पीसीबी में मीटिंग्स हो रही हैं, ताकि वो लोग जो पहले बहुत पीछे चले गए थे, डिस्ट्रिक्ट वाले या रीजन्स वाले, उनको दोबारा लेना है। जिस तरह डिपार्टमेंट बिल्कुल ज़ीरो हो गया था, उनको बिल्कुल रिदम में लाना है, तो उसको रिदम में लाने के लिए वो पेपर वर्क कंप्लीट किया जा रहा है। वो आखिरी मराहिल में जल्द इस हवाले से बड़े बड़े ऐलान होंगे। इलामिया भी उन्होंने जारी कर दिया कि किसी को बेरोज़गार करने का क्रिकेट बोर्ड का कोई इरादा नहीं है। वो लोग जो आउट ऑफ द वे आए थे, पीछे से बैक डोर से आए थे, तो इसलिए उनको तो उन्होंने फारिग करना ही करना है। लेकिन वो लोग जो आइन चेंज होते ही नजम सेठी साहब की गुड बुक में थे या कोई और कोई जो भी बात थी, अब उनकी बारी है तो वो आएंगे। ये एक हिसाब से बिल्कुल बारी ही लगी होती है, जब एक जो लोग बेरोजगार होते हैं उसकी जगह जो रोजगार जिनको नहीं मिला होता वो आके वहाँ पे अकोमोडेट हो जाते हैं, एडजस्ट होते हैं।
अगर ये कहा जाए कि हर ग्रुप ने अपने नियर डियर ओबलाइज करने होते हैं तो शायद अब दूसरे ग्रुप के लोगों की बारी है ओबलाइज होने की, उनकी जगह अच्छा, बेरोजगार नहीं होंगे। ये एक और बात है कि जो बड़े लोग हैं, बड़े लोगों 27 लोगों की आज एक लिस्ट बनी है, जो लिस्ट फाइनल हो चुकी है और बाकायदा तौर पर उन लिस्टें जो है उन लोगों को दिखा भी दी गई हैं, उनसे कहा भी गया है कि, और मैं तनख्वाह इसलिए नहीं बोलना चाहता कि आप मुझे बोलते हैं, आप मुझे बोलेंगे तुम तनख्वाह क्यों बोलते हो, तो जिसकी तनख्वाह जितनी थी उसको ये कहा गया है कि हम आपको इतनी तनख्वाह देंगे, अगर आपने रुकना है तो ठीक है, वरना आप हमारी तरफ से दो नाम बता दो 27 में से। 27 में से बड़े नाम, हाँ 2 नाम 27। फैसल हसनैन CEO, समी अल हसन बर्री डायरेक्टर मीडिया डायरेक्टर एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके अलावा नदीम खान डोमेस्टिक डायरेक्टर। उसके अलावा और मैं आपको क्या बताऊं कि सकलैन मुश्ताक को भी उन्होंने, चलें आखिरी मिनट है मेरे पास, उबैद अवान, मुश्ताक अहमद, मुश्ताक अहमद तो कंसल्टेंट है, उबैद अवान, कुछ नए नाम आप बता दें। प्रोग्राम खत्म कर रहा हूँ, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। उबैद अवान आपके पास आखिरी 30 सेकंड है, आपके पास क्या इत्तला है, कुछ और मजीद छुरी चलने वाली है? जी बिल्कुल, देखें जैसे तावी भाई ने कहा कि हर बोर्ड जो है वो अपने लोगों को नवाजता है और अब शायद दूसरों की बारी है, तो वही हमें यहाँ भी नजर आया है। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट हेड चेंज होता है तो बहुत सारी उखाड़ पिछाड़ होती है, और जिस तरह अभी 150 लोगों को एक आर्डर के जरिए फारिग कर दिया गया, इसी तरह मजीद जो बोर्ड के एम्प्लॉइज हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, अब उनकी बारी है। जैसे अभी कुछ नाम दिए, मैं उसमें जाकिर खान का नाम भी ऐड करना चाहूँगा, वो भी अपने रिटायरमेंट करीब हैं, और भी लोग हैं जैसे फाइनेंशियल जो डायरेक्टर हैं वो भी हैं, कुछ और लोग भी हैं, तो उनको भी कहा गया है कि आप जो है या तो सैलरी अपनी कम करें या फिर हम घर चले जाएं। चलें ठीक है, देखते हैं कि आगे आने वाले दिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कैसे साबित होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ भी होता रहे, लेकिन उसका असर, मनफी असर पाकिस्तान क्रिकेट पर नहीं पड़ना चाहिए। मेरे पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया, बदियुज़्ज़मा, उबैद अवान, मलिक खुर्रम शहजाद और एजाज शेख। मैं कल फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।